गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय डॉक्टर जीशान सर। ठीक है, आज हमारे पास जो मुद्दा है वो है जीएस पेपर 2। ठीक है, हम बात करेंगे यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक आता है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड ई गवर्नेंस के अंदर आता है यूपीएससी मेंस के अंदर, और एसएससी, आरपीएफ, एनटीपीसी हर एग्जाम के अंदर ये आते ही आता है। और आज की डेट में बात करते हैं, आज के ट्रेंड में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कहाँ से? भारत के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है आपको। अब हम बात करेंगे, हमारे पास आज का मुद्दा है सिटीजनशिप, नागरिकता। जो एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर नागरिकता ढंग से समझ में नहीं आया, पूरे डेप्थ में समझाइए। तो आज मैं बताऊंगा आपको नागरिकता क्या होती है, आपको नागरिकता किस प्रकार मिलती है, आपकी नागरिकता रद्द कैसे हो सकती है भारत से। ठीक है, इसके अलावा नागरिकता के अलावा एनआरआई क्या होते हैं, नाम सुना होगा एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। पीआईओ, ठीक है, आपने ओसीआई नाम सुने होंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज आपके लिए कोई भी ऐसा वर्ड नहीं रहेगा जो नागरिकता से संबंधित हो, आपको ना पता हो, और आपके क्वेश्चन एग्जाम के कोई आते हैं तो आप इजीली इसको पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ अंत तक वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। ठीक है, जिनको पता है, पढ़ा है नागरिकता, अच्छी बात है, एक बार वीडियो जरूर देखें। और नहीं भी पढ़ा है इसके अंदर तो अच्छी बात है, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। जो गारंटी है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं नागरिकता, उनको भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, और हमारे पास अभी आप लोग इसको फौरन सबसे पहले इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करने की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हर भारतीय के मोबाइल पे होना चाहिए वीडियो। ठीक है, यहाँ पर हमारे हमारे चैनल पे, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप जो बोलोगे टॉपिक आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कुछ समझ में नहीं आता, जो टॉपिक समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए टॉपिक कौन सा है, समझ में नहीं आ रहा तो मैं उस टॉपिक की वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नागरिकता होती क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, नागरिक कौन होता है समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, यहाँ समझेंगे। सिटीजनशिप को नागरिक कहते हैं, नागरिकता। मैं बोलता हूँ नागरिक कौन होता है। ठीक है, नागरिक। ठीक है, अब बात समझिए, नागरिक हमारे दो प्रकार के होते हैं। नागरिक हमारे पास जो सिटीजन होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है भारतीय, इसको इंडियन कहते हैं। ठीक है, इंडियन। और एक होता है विदेशी, मतलब फॉरेनर, विदेशी। अब मेरे सामने सवाल ये आता है, सर ये बताइए कि हमने भारतीय और विदेशी नागरिक के क्या इनके रंग रूप के रंग भेदभाव पे हम देखेंगे ये भारतीय नागरिक है, विदेशी है। बट नहीं, हमारे पास याद रखना, जो इंसान भारतीय नागरिक होगा उसको भारत के अंदर सिविल राइट मिलेंगे, सिविल अधिकार दिए जाएंगे उसको, भारतीय नागरिक को। और उसको आपका पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक उसको अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे, पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे उसको। अब ये होता क्या है, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अगर कोई भारतीय है, ये अधिकार सिर्फ एक भारतीय को दिए जाएंगे जिसका भारतीय नागरिकता है, इसके पास सिविल राइट एंड पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक राइट। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं संसद में सांसद बनता हूँ, एमपी बनता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता हूँ, ठीक है, तो उसमें पहली शर्त क्या होती है, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में पहली कंडीशन, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ भी, अगर पार्लियामेंट में वोट देने का अधिकार, भारत का नागरिक हूं तो यहाँ पर मैक्सिमम वोट देने का अधिकार, तो मतलब जो भी अधिकार होते हैं हमारे पास, पार्षद बनता हूं तो भारत का नागरिक, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पॉलिटिकल राइट्स है। और सिविल राइट, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मेरे पास सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट है, ठीक है, तो मैं भारत का नागरिक हूँ, अन्यथा नहीं हूँ। एक तो हमारा कंडीशन क्लैरिफाई करूंगा कि सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट होंगे, भारत का नागरिक। दूसरी कंडीशन बात करता हूं, नागरिक कौन होगा, जिसके पास मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं संविधान की बात करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा नागरिकता आता है संविधान के भाग 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करता हूँ, फंडामेंटल राइट की बात करता हूँ, ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारे पास संविधान के भाग 3 में आता है। ठीक है, पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट, और हमने मौलिक अधिकार कहां से ग्रहण किए हैं, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अब बात समझेंगे कंडीशन इसमें कि भैया हमारे पास मौलिक अधिकार तो बहुत सारे हैं। अगर मौलिक अधिकार देखता हूँ, 12 से लेकर 35 तक है आर्टिकल में। ठीक है, 12 आर्टिकल से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार मिलेंगे। ठीक है, बट सवाल आता है मेरे सामने कि हर इंसान को क्या मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। याद रखना, जो भारतीय है, जो इंडियन है, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक भारतीय को दिए जाते हैं, लाइक 15, 16 आर्टिकल, 19 आर्टिकल, ठीक है, 29 आर्टिकल, और एक सॉरी 29 आर्टिकल, और ये आपका 30 आर्टिकल।
यहाँ पर, यहाँ समझना, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है। अगर आप भारतीय हो, आपको आपके देश में क्या अधिकार दिए जा रहे हैं, रहने के, जीने के, ठीक है, जो अधिकार दिए जा रहे हैं। अब कोई विदेशी का यहाँ पर इंडिया में रहता है, उसको भी, फॉरेनर को भी वो राइट मिलते हैं, पर कुछ राइट उन मौलिक अधिकारों में ऐसे होते हैं जो सिर्फ भारतीय को दिए जाते हैं, विदेशी को नहीं दिए जाते। मौलिक अधिकार कौन सा है, याद रखना। आगे एक टॉपिक बनाऊंगा आपका, फंडामेंटल राइट्स, उसमें बताऊंगा। देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये अधिकार सिर्फ एक इंडियन को दिए जाएंगे, इसके अलावा फॉरेनर को ये आर्टिकल नहीं, ये राइट्स नहीं मिलते भारत के अंदर यहाँ पर, ठीक है। इससे भी क्लैरिफाई हो जाता है कि जिसको ये आर्टिकल प्राप्त है, ये वाले विदेशी को नहीं है, तो वो भारतीय होगा। दूसरी कंडीशन, विदेशी की बात करते हैं, ठीक है। भारतीय क्या होता है, समझ में आ गया, जिसके पास सिविल और पॉलिटिकल राइट है, या जिसको आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल जिसको मिलेंगे वो भारतीय होगा। सिर्फ ये आर्टिकल विदेशी के लिए नहीं है। विदेशी की बात करते हैं, देखिए विदेशी बहुत सारे होते हैं, जो अपने देश का नहीं, वो विदेश का, ठीक है। अगर विदेशी बात करते हैं, फॉरेनर की बात करता हूँ, ध्यान से समझना, फॉरेनर भी दो तरह के होते हैं विदेशी, ठीक है। एक होता है मित्र देश से, ठीक है, हमारा जो कंट्री हमारा दोस्त होता है, मित्र देश, ठीक है। और एक होता है हमारे पास शत्रु देश, दुश्मन देश, ठीक है, शत्रु देश, ठीक है। दो तरह के हमारे पास ये विदेशी होते हैं। मित्र देश वाले कौन से होते हैं, लाइक एग्जांपल रशिया, रूस, रूस मित्र देश का है। शत्रु देश का विदेशी कौन, लाइक पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, पाकिस्तान, चाइना, ये भी तो नागरिक है वहाँ के, ठीक है। अगर हमारा विदेशी नागरिक की बात करते हैं, जो मित्र देश का है उसके अलग अब ज़्यादा अधिकार मिलते हैं उसको, और जो शत्रु देश से है उसको थोड़ा कम अधिकार मिलते हैं देश के अंदर, ठीक है। यहाँ पर तो विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ हम बात करते हैं कि हमारे पास आज बोलते हैं कि सिटीजन जो हमारे होते हैं, सिटीजन और एलियन। एलियन जैसे हम लोग कहते हैं, एलियन जादू याद मत करना, मतलब धूप धूप जादू करता है, ठीक है, कोई मिल गया। एलियन का मतलब होता है, अंग्रेजी का वन वर्ड है, इंग्लिश का वन वर्ड है, एलियन मीन्स अ स्ट्रेंजर, अननोन पर्सन, जिसको आप नहीं जानते उसको कहते हैं एलियन, ठीक है। यहाँ पर अब विदेशी आदमी है, वो हमारे अननोन है, दूसरे देश से आया है, दूसरे ग्रह से नहीं, दूसरी कंट्री से आया है, उसके लिए हम एलियन, हमारे लिए वो एलियन। जो एलियंस होते हैं विदेशी, दो प्रकार के होते हैं, वो एक तो मित्र कंट्री से आता है और एक शत्रु कंट्री का होता है, जॉब कर रहे होते हैं यहाँ पर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नागरिकता को दो, इसके अंदर क्या नाम है, प्रिंसिपल हैं, ठीक है, दो सिद्धांतों पे नागरिकता को आधार में बांटा गया था। एक है जस सोली, ठीक है, और एक है जस सैंगुइनिस, ठीक है। जस सोली क्या होता है, जो इंसान पैदा होता है भारत में, पैदा होते ही उसका नागरिक अधिकार मिल जाता है उसको, बात समझना। जो इंसान प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया में पैदा हुआ, जैसा आप लोग हो, आप लोगों का जो अधिकार है देश के अंदर वो कौन सा है, वो जस सोली वाला है, ठीक है। इसका मतलब आप किस सिद्धांत पे रहते हैं यहाँ पर, जस सोली, आपका जन्म हुआ है, आपके बच्चे पैदा हुए, आपके बच्चों को जन्म हुआ भारत के अंदर, ठीक है। उसके बाद उन बच्चों के लिए आपको कोई जाना थोड़ी है, आपने इंडियन हो, आपके इंडिया में बच्चे ने जन्म लिया है, तो क्या हुआ, बच्चा भी इंडियन हो गया, ठीक है। वहां पर जस सोली वाला अधिकार वहां लगता है हम लोगों के लिए, ठीक है। एक होता है जस सैंगुइनिस, जस सैंगुइनिस होता है ब्लड टाइज, मतलब एग्जाम्पल, जैसे कोई इंसान है, जैसे मान लीजिए आप ही की बात कर लेते हैं, आपकी जॉब लगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप ऑस्ट्रेलिया में चले गए जॉब करने के लिए, 2-3 साल तक जॉब कर रहे हो आप, ठीक है। 3 साल बाद आपकी घर वालों ने शादी कर दी, ठीक है। शादी करने के बाद वाइफ को अपने साथ ले गए। अब आपके पहले बच्चे की डिलीवरी जो हुई ऑस्ट्रेलिया में हुई, बात समझ ना, पर उस टाइम वाइफ आपकी इंडियन थी, नागरिकता भारत की थी, और आपके पास नेशनलिटी इंडिया की है, दोनों की नागरिकता भारत की है, पर बच्चा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो रहा है, ठीक है। तो मतलब माँ बाप की नागरिकता भारतीय है, पर बच्चे का जन्म कहाँ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे देश के अंदर, तो ब्लड टाइज होता है, ठीक है। कुछ लोगों को नागरिकता इस प्रकार मिलती है, उसको कहता है जस सैंगुइनिस, ये बहुत कम लोग पाए जाए, जस सैंगुइनिस, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर उस टाइम हमारे पास 1928 में एक नीति कह रहा नेहरू समिति, नेहरू कमेटी, जो मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, उसके अंदर उन्होंने इसी बात को फेवर करा, इसका एनलाइटमेंट किया जस सोली का। जस सोली मतलब होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, जस सोली का मतलब जिस इंसान का जन्म कहाँ हुआ है, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर, और भारत के अंदर उसके माँ बाप भी भारतीय हैं, और भारत के अंदर ही पैदा हुआ है बच्चा, तो जस सोली को सपोर्ट किया था मोतीलाल नेहरू ने 1928 के अंदर, नेहरू समिति के, नेहरू कमेटी या नेहरू रिपोर्ट के अंदर कह सकते हैं हम इसके बारे में। इतनी बात क्लियर है। नागरिकता के बारे में हमने कितनी चीज समझी। आगे देखिए नागरिक कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। पहला है नॉर्मल रेजिडेंस, ठीक है, नागरिक ही नहीं है, नागरिक है, ठीक है। नागरिक स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है इसमें, देख रहे हैं हिंदी के अंदर। सिटीजन मतलब नागरिक, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, समझना ध्यान से, नागरिक होता है, ठीक है, जो अभी आपको बताऊंगा और डेप्थ में बात करेंगे इसके बारे में। एक होता है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, एक होता है अप्रवासी भारतीय, इसको क्या कहते हैं हम,
अप्रवासी भारतीय। अब आपको एक बात बताऊं, अप्रवासी भारतीय की बात करते हैं, एनआरआई की, जो इंसान भारत के बाहर रहता है, बात समझना, भारत के बाहर रहता है। जैसे हम बात करते हैं इंडिया में अप्रवासी दिवस मनाते हैं, माइग्रेशन डे मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि उस टाइम 9 जनवरी को महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौट कर आए थे वापस साउथ अफ्रीका से, ठीक है, 21 साल बाद। अप्रवासी दिवस कब मनाते हैं हम इंडिया के अंदर, मतलब एनआरआई डे, माइग्रेशन डे आपका 9 जनवरी को मनाते हैं हर साल, ठीक। उसके बाद एक होता है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति, ठीक है। कौन है? भारतीय मूल का व्यक्ति की बात करते हैं हम यहाँ पर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे, ये होता क्या है, ये पासपोर्ट इसका कैसा होता है उसकी बात करेंगे। देखो तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई, ठीक है, भारत का विदेशी नागरिक, भारत का विदेशी नागरिक इसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी भी बात करेंगे हम, भारत का विदेशी नागरिक, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए हमारे पास अब ये नागरिक इतने प्रकार के होते हैं। पहले एनआरआई देखिए, एनआरआई होता कौन है, एग्जाम्पल, पहले एनआरआई देखते हैं। एनआरआई बहुत सुना होगा आपने। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो आपकी जॉब इंडिया के बाहर लगी है, मैं हूं, ठीक है, मैं अमेरिका चला गया, यूएस चला गया, अब यूएस जाऊंगा भाई, इंडिया का पासपोर्ट लेके जाऊंगा। अगर मैं यूएसए में भारत के बाहर अगर 6 महीने रहता हूं वहां के वीजे पर, बात समझ ना, वीजे से मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला 3 साल का, 3 साल तक मैं जॉब करनी है अमेरिका के अंदर, 6 महीने जहां मेरे पूरे हुए तो मैं एक एनआरआई की कैटेगरी में आ जाऊंगा इंडिया में, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब 180 दिन अगर आप भारत में नहीं रहते, भारत के बाहर रहते हो, आप एनआरआई की कैटेगरी में आ जाओगे। आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओगे तो आपका एनआरआई अकाउंट खुलेगा, उसमें आपका पासपोर्ट जाएगा और उसकी फोटोकॉपी, और पासपोर्ट में वीजा होता है, मैंने पहले बता चुका हूँ वीजा क्या होता है। वीजा देखेंगे किस तारीख को इशू हुआ था और किस तारीख तक है वीजा, ठीक है। यहाँ पर अब याद रखना, देखो उसका एनआरआई क्या होता है, जो बंदा रहता है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर रहता है, पर उसका पासपोर्ट भारतीय होता है, उसका पासपोर्ट क्या है, भारतीय, उसको एनआरआई कहते हैं। दोबारा समझेंगे, जो इंसान इंडिया के बाहर रहता है पर उसका पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट होता है, इस तरह से ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये वाला पासपोर्ट है, इस तरह से अमेरिका को रहता है, तो अगर इंडियन पासपोर्ट लेकर रहेगा वो है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, पर कंडीशन एनआरआई की कि कम से कम 6 महीने या हम बोल सकते हैं 180 डेज तक इंडिया के बाहर रहे तो वो एनआरआई की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरी कंडीशन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एग्जांपल देखते हैं, लाइक आपने नाम सुना होगा सुनीता विलियम्स, सबने नाम सुना, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। अब सवाल आता है, आपने बहुत बार टीवी में ये सुना होगा भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की, अखबार में पढ़ा होगा भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, आपने सुना होगा, ठीक है। ये है क्या, बात समझिए, सुनीता विलियम्स के माता पिता, ठीक है, दोनों कभी अमेरिका सेटल हो गए, उनकी नाटता इंडिया की, वहां जाके बस गए। जब सुनीता विलियम पैदा हुई हैं भारतीय, माता पिता इंडिया के, गुजराती हैं, ठीक है, पर उनके पास जब वो पैदा हुए बचपन से वहीं रह रही हैं वहां पर, तो उनको विदेशी पासपोर्ट मिला, अमेरिका रहती है तो अमेरिकन पासपोर्ट उनके पास है। मतलब किसी इंसान के माता पिता की नागरिकता तो भारत की है, पर उसका बच्चा बचपन से वहीं रह रहा है विदेश के अंदर, तो उसके पास फॉरेन पासपोर्ट है, मतलब विदेश का पासपोर्ट है, उसको कहेंगे पीआईओ, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अंतर समझ में आया एनआरआई में और पीआईओ में? एनआरआई क्या होता था, मतलब भारतीय है, ठीक है, उसके पास भारत का ही पासपोर्ट है, विदेश में रहता है। पीआईओ क्या होता है कि भारतीय है, इसके माता पिता की नागरिकता, नेशनलिटी भारतीय इसकी जन्म के समय, ठीक है, उसके बाद उनका जो बच्चा है उसके पास नेशनलिटी कहाँ की है, उसके विदेश का पासपोर्ट है, मतलब विदेश का पासपोर्ट है पर माता पिता के आधार पर भारत की नागरिकता भी है उसके पास, इसलिए भारतीय मूल की बोलते हैं, इसको पीआईओ बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाऊं, पासपोर्ट आप देखिए ध्यान से, देखिए पासपोर्ट जो मिलेगा इस बंदे को या कोई बंदी होगी, इसमें मिलेगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये इस तरह से पासपोर्ट मिलेगा, देखिए लिखा हुआ भी है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कोई इंसान विदेशी है, कोई इंसान फॉरनर है, अगर फॉरनर इंडिया की नेशनलिटी चाहता है, भारत की नेशनलिटी चाहता है, भारत आना चाहता है, कहाँ, इंडिया, फॉरनर है, विदेशी है, भारत में, तो भारत में आके उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकृत कराना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उसको भारत की नागरिकता अगर मिल जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है,
उसको कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उसका पासपोर्ट को इस तरह से होता है विदेशी पर पासपोर्ट इंडिया का मिला है उसको, और देखिए लिखा भी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पर यह है कौन है, ओवरसीज सिटीजन है, कोई विदेशी इंडिया में नेशनलिटी लेता है। किसके अंदर, हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता ग्रहण करता है, उसको कहते हैं ओसीआई। तीनों मंत्र समझ में आया बहुत अच्छी तरह, आगे बढ़ेंगे। देखिए हम बात करते हैं हमारे पास संविधान के अंदर एक होता है हमारे पास लिस्ट होती है, सूचियां, ठीक है। एक होती है अनुसूची, 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में, मतलब 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची के अंदर हमारे पास क्या आता है, यहाँ केंद्र और राज्य के संबंध, मतलब द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, 3 लिस्ट आती हैं, 3 सूची आती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट को बोलते हैं संघ सूची, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट को संघ सूची बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एक होती है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट इसको बोलते हैं हिंदी में राज्य सूची, ठीक है। और एक हमारे पास होती है समवर्ती सूची, इसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। अब एक होती है रेजिडुअल लिस्ट, जो अभी जो ज्वाइन हुई है, बाद में बात करेंगे। देखिए ध्यान से, एक होता है हमारे पास, हमारा ये सूचियां होती हैं, इसका मतलब यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार ही बना सकती है, याद रखना, कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसमें परिवर्तन करने का अधिकार किसको, संघ को है, केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बना दे केंद्र सरकार, वो संघ सूची में आता है। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार बनाती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो स्टेट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो दोनों मिलकर बनाते हैं, वो आता है कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। याद रखना 3 चीजें, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, सेंट्रल यूनियन लिस्ट संघ सूची में आता है, राज्य सरकार कानून बनाएगी स्टेट लिस्ट, और दोनों मिलकर कानून बनाते हैं तो उसको होता है समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट में वो कानून आता है। पर नागरिकता हमारे संविधान के अंदर आता है संघ सूची में, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इस पे सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार है नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का। इस बार ये बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि आपने सुना होगा एनआरसी, सीएए, कैब, ठीक है, उसमें बहुत बार चर्चा हुई है, और ये एग्जाम जो भी आएगा उसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ से पूछेगा नागरिकता किस सूची में आती है, संघ सूची में आप लोग बोलोगे यूनियन लिस्ट में आती है, नेशनलिटी कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी बात क्लियर है। देखिए हमारा संविधान बहुत बड़ा है, अगर मैं संविधान को खोलता हूँ, बुक खोलता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे प्रेसिडेंट देखना है तो मैं कहाँ देखूँ, ठीक है। हर पन्ने को थोड़ी पढ़ूंगा, हर पेज को मैं, ठीक है। कंडीशन क्या है मेरे सामने कि उसको संविधान को अलग अलग पार्ट में बांटा है, भाग में। जब संविधान की शुरुआत हुई थी, संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस टाइम हमारे पास भाग कितने थे, उस टाइम 22 थे, 22 पार्ट थे संविधान के टोटल। अगर मुझे प्रेसिडेंट देखना है तो 5वां पार्ट खोलूंगा, मिल जाएगा मुझे, ठीक है। यहाँ पर अब बात समझिए दूसरी कंडीशन, और वर्तमान में आज जो हमारे पार्ट होगा संविधान के भाग होगा 25, ठीक है। तो अगर देखो जो उस टाइम 22 भाग हुआ करते थे, उन 22 भाग में से दूसरे भाग में पार्ट 2 में हमारे मिल जाएगा नागरिकता। पूछेगा नागरिकता संविधान की किस भाग में मिलता है, किस पार्ट में, पार्ट 2 में मिलता है, ठीक है। अब संविधान की शुरुआत की बात करते हैं, उस टाइम हमारे पास जो आर्टिकल थे 395 थे। संविधान की शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हुआ था, हमारे पास अनुच्छेद कितने थे, 395 थे। आज इसमें संशोधन होने के बाद, अमेंडमेंट होने के बाद, हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे व्यापक परिवर्तन हुए, तो आज हमारे पास करीब 465 अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद कितने हैं हमारे पास, 465। अगर संविधान देखोगे 395 आज भी मिलेंगे, पर उसके अंदर ए बी सी डी जो जुड़े हैं उन सबको जोड़ के बात करते हैं, तो 465 आर्टिकल है हमारे पास। अगर पूछे हमारे पास नागरिकता कौन से आर्टिकल में, कौन सा अनुच्छेद में है, 5 से लेके 11, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक मिलेगा नागरिकता। तो 2 क्वेश्चन और क्लियर हुए हमारे पास कि हमारा नागरिकता संविधान के कौन से भाग में है, किस पार्ट में है, पार्ट 2 में, और कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। उसके बाद अब बात समझेंगे नागरिकता को हमारे संविधान में कब अपनाया गया था। नागरिकता को हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हुआ था, उसमें अपनाया गया था 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, नागरिकता को अपनाया गया। पर इसको लागू किया गया देश में 26 जनवरी 1950 को। नागरिकता को संविधान में अपनाया गया था 26 नवंबर 1949, और उसको लागू किया गया देश में 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। देखेंगे अब 5 से 11 की बात करते हैं भाई। पार्ट 5 में क्या बोलता है, देखिए जब संविधान बना था तो अलग बात थी, जो स्टार्टिंग फेज था उसका, उसमें कुछ भी बना सकते थे,
बाद में उन्होंने देखा कि हमें ये दिक्कत समस्याएं आ रही हैं, तो उसके संविधान के बनने के बाद हमारे पास जो कानून मंत्री थे और जो पार्लियामेंट है, हमारे संसद है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ने इसमें कुछ संशोधन करे। क्या करे? अमेंडमेंट होता है बदलाव करना, कुछ संशोधन करना। पहला संशोधन हुआ 1955 में। देखिए 1949 में बनकर तैयार हो गया, 49 में, और 50 में लागू हो गया था। पहला अमेंडमेंट कब हुआ? 1955 में, फिर 1986 में हुआ था, फिर 1992 में हुआ, ठीक है, फिर 2003 में हुआ था, फिर 2005 में हुआ, 15 में हुआ, और लास्ट 2019 में एनआरसी और कैब और सीएए वाला, ठीक है, यहाँ पर। तो ये कुल क्या संशोधन है नागरिकता के अंदर? 1955 के अंदर ये संशोधन आते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब देखिए नागरिक कौन? आर्टिकल 5 क्या बोलता है? अनुच्छेद 5 में होता है 5 से लेकर 11 तक है, तो हम हर आर्टिकल को देखेंगे। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? 5 ये बोलता है कि भारत का नागरिक संविधान की शुरुआत में कौन था? ठीक है, वो बंदा था जिसका जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो। ठीक है, पहले तो कंडीशन ये वाली आ गई, सब भारतीय राज्य क्षेत्र में बच्चा पैदा हुआ भारतीय, ठीक है, यहाँ पर। तो पर कंडीशन हमारे पास ये सवाल आ गया हमारे बीच में, भाई अगर जैसे 1949 में ये बन के तैयार हुआ 50 में लागू हुआ, उसके बाद ये बोला कि भैया 19 ये संविधान मतलब भारतीय नागरिक मान लो कोई विदेशी यहाँ जॉब कर रहा है, फॉरेनर, उसका बच्चा भारत में पैदा हो गया, ठीक है, माँ भी विदेश की है, बाप भी विदेश का है, बच्चा भारत में पैदा हो गया, बच्चे को भारतीय बोलेंगे हम? नहीं। उसके बाद संशोधन किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया, बोला गया उस बच्चे के माता पिता में से किसी एक का संबंध भारत से होना चाहिए, आइदर हुज पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया, मतलब या तो उसकी माँ भारत की हो या उसका बाप भारत का हो, तभी बच्चा भारत का होगा, अन्यथा बच्चा भारत का नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ये वाली बात, ये बात संशोधन करके बाद में, ठीक है, यहाँ पर। और फिर एक कंडीशन और ये बोला गया कि यहाँ पर कोई इंसान जो संविधान की शुरुआत में भारत की नागरिकता लेना चाहता है, ठीक है, भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो जिसने वो अप्लाई कर रहा है, अप्लाई करने से लेकर 5 साल से ज़्यादा भारत का निवासी रहा हो। जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान बना, ठीक है, कोई बंदा पाकिस्तान की तरफ चलेगा, हम बात करते हैं आपका 1951 में कोई बंदा कहता है पाकिस्तान से कि भैया मुझे इंडिया की नेशनलिटी चाहिए, 51 में बोलता है यहाँ पर। अब ये वो देखा जाएगा कि वो बंदा आज़ादी से पहले, ठीक है, यहाँ पर भारत में कितने साल रहा, ठीक है, उसके अंदर। तो वो कंडीशन सिनेरियो देखने के बाद वो कहेंगे कि ठीक है भैया आप रजिस्ट्रेशन के लिए इतने साल रुको, या आपके मतलब पहले क्या था स्टार्टिंग में 180 डेज था, आप भारत की नागरिकता चाहिए तो 180 दिन रुक जाओ आप, ठीक है, 180 दिन आप रहो, उसके बाद 180 दिन रहने का मतलब 6 महीने रहने के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो आप भारत के नागरिक हो गए, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, मतलब वही वाला कन्वर्जन वाला जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन आर्टिकल 6, देखिए 6 और 7 एक जैसे हैं। 6 आर्टिकल क्या कहता है यहाँ पर? पर्सन हु हैव माइग्रेट फ्रॉम इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, बात समझना, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ये वाला पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, एरो देखना ध्यान से, जिसे कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ बोल रहा हूँ पाकिस्तान से जो इंसान भारत आ रहा है, और एक तारीख दे दी उसको 19 जुलाई 1949, ठीक है, यहाँ पर, सॉरी ये गलत हो गया, इसको 48 कर लेना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, मतलब 19 जुलाई 1948 को रात को 12 बजे तक कोई इंसान भारत में आ गया पाकिस्तान से, तो वो भारतीय हो गया। याद रखना आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग कब तक? देखिए इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हो गया था 15 अगस्त को 1947 में, ठीक है, पर यह बोला गया कि 19 जुलाई 1948 तक रात को 12 बजे तक कोई इंसान पाकिस्तान से इंडिया आ गया, ठीक है, तो वो भारतीय होगा। कौन होगा? वो भारतीय होगा। यहाँ पर ये कंडीशन हमारे सामने आ गई, ठीक है, और उसको अपने आप को क्या नाम है, मतलब यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन बताना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तान से इंडिया आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, आर्टिकल 7 कहता है यहाँ पर देखिए ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, बात समझ ना, जो इंसान इंडिया से पाकिस्तान चला गया वो भारतीय नहीं होगा, और अगर ऐसा इंसान जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया यहाँ पर, वो भारतीय की नेशनलिटी खत्म हो जाएगी। अब ये दूसरी कंडीशन कहता है, मतलब कोई इंसान पाकिस्तान चला गया कब? 1 मार्च 1947 के बाद, बात समझ ना, जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद होने वाले थे, अलग होने वाले थे, ठीक है, उस टाइम अगर 1 मार्च 1947 के बाद ये पाकिस्तान चला गया, दोस्त हुए माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान चला गया आफ्टर 1 मार्च 1947,
उसके बाद अगर कोई इंसान इंडिया वापस लौटना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना, यहाँ पर रीसेटलमेंट परमिट चाहिए उसको, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएगा, अपना परमिट लेगा भारत सरकार से, जब जाके भारत आ सकता है परमिशन लेकर, और अन्यथा नहीं आ सकता। दो आर्टिकल देखिए 6 और 7। 6 में क्या बोलता था कि भारत से मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, और साथ में कहते हैं क्या नाम है, भारत से पाकिस्तान चला गया, नेशनलिटी खत्म हो गई, अगर वो पाकिस्तान गया 1 मार्च 1947 को गया, उसके बाद गया, उसके बाद इंडिया वापस आएगा, रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और अगर उसके इंडिया अगर उससे पहले 1 मार्च से अगर पहले आ जाता तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 8। देखो वही एनआरआई, पीओआई, पीआईओ वाला है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आता है वो आता है कौन सा, आर्टिकल 8 में आता है, ठीक। देखिए एंड तक वीडियो देखिए, मैं एंड में एक इसका क्या ना आपको समरी बताऊंगा, पूरी आपको याद हो जाएगा, यहाँ समझा के बता रहा हूँ, इसलिए आप सोच रहे होगे कि ये इतना ज़्यादा कुछ समझना है, याद करना है इसके अंदर। 9th में देखते हैं, इसमें सीधी एक बात बोलते हैं यहाँ पर 9th के अंदर अंदर भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता को कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता को सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर किसी एक इंसान, जैसे कोई इंडियन है, इंडियन के पास खाली इंडिया की नेशनलिटी रहेगी, अगर इंडियन ने किसी और कंट्री की नेशनलिटी ग्रहण की, ठीक है, तो उसकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर वो 9 कहता है वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट, मतलब अगर किसी इंसान अपनी मर्जी से फॉरेन स्टेट दूसरे देश की नागरिकता लेता है, ठीक है, वो आगे भारतीय नहीं रहेगा, विल नो लॉन्गर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नहीं रहेगा। मतलब एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम बात करेंगे, कोई भी इंसान है, ठीक है, वो व्यक्ति मतलब भारतीय जब तक है जब तक वो किसी और देश की नागरिकता ग्रहण नहीं करता, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंडिया के पास एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगर भारतीय हैं तो सिर्फ भारतीय रहेंगे, उसके अलावा दूसरे देश की नेशनलिटी नहीं ले सकते। यहाँ पर ये 9th हो गया, ठीक है। 10th क्या कहते हैं, अब भारत सरकार आपको चेतावनी दे रही है 10th में, ये बोलती है भारत सरकार कि जिसके पास नागरिकता इंडिया की है, भारतीय अपनी नागरिकता को बनाए रखें। ऐसा ना हो जैसे मान लो कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, बहक जाते हैं सेंस, अगर फॉरेन गए, फॉरेनर से शादी कर ली, वहीं सेटल हो गए अमेरिका के अंदर ही, ठीक है, वहाँ सेटल हो गए। अब अमेरिका में जैसे सेटल हो गए, वहाँ शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होते ही पता चलेगा ये बंदा इंडियन है, इंडियन एम्बेसी इन्फॉर्म करेंगे कि आपके नागरिक ने हमारी नागरिक से शादी कर लिया, उसको अमेरिकन पासपोर्ट दिया जाता है। जैसे उसको अमेरिकन पासपोर्ट मिलेगा, उसका इंडिया की नेशनलिटी खत्म, ठीक है। और अगर मान लो इंडिया की शादी होती है 7 जन्मों वाली शादी, ठीक है, अमेरिका की शादी होती है 7 हफ्तों की शादी, ठीक है। वहां पर अगर पत्नी ने छोड़ दिया वहां पर कुछ समय बाद, 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद, तो पति ना तो इंडिया का ना अमेरिका का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए भारत सरकार आपको चेतावनी देती है, ये बोलती है क्या नाम है, भारतीयों, कि यहाँ पर आपको अपनी नागरिकता को बनाए रखना है, किसी भी तरह कुछ भी हो जाए, नेशनलिटी को खत्म नहीं होने देना, कैंसिल नहीं होने देना, आर्टिकल 10 बोलता है। और 11 बोलता है कि नागरिकता में संशोधन, चेंजेस करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है, संसद को है। संसद क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा में बिल जाएगा, उस पर जब चर्चा होगी, और चाहे वहां पर आपकी नागरिकता ग्रहण करने के तरीके को बढ़ा दिया जाए या समाप्त करने के तरीके लेकर रखे जाए, ठीक है, वो सब क्या है आपका आर्टिकल 11 में है। अब सवाल समझना, हमने 5 से 11 पढ़ा, इन शॉर्ट देखेंगे जल्दी से फटाफट। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। देखिए 5 में कहता है संविधान की शुरुआत में भारतीय कौन, भारतीय वो इंसान जिसका जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो और उसके माता पिता में से किसी एक का संबंध भारत से हो। 5, 6 में कहता पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग। 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग। 8 में एनआरआई, ठीक है, या पीआईओ, ठीक है, 8 में। 9 में कहता है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। 10 में भारतीय अपनी नागरिकता को बनाए रखें। और 11 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 11 कहता है कि हमारी नागरिकता में संशोधन, अमेंडमेंट करने का अधिकार किसका है, पार्लियामेंट, संसद का है। और ये सीजीएल में क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार, ठीक है, हमारी नागरिकता में संशोधन कौन करेगा, अमेंडमेंट कौन करेगा, तो ओनली पार्लियामेंट हैज अ राइट टू साइन और टू मेक एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन द नेशनलिटी ये हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए नागरिकता कितने प्रकार से ली जाती है,
ठीक है, पहला सवाल देखते हैं बर्थ। भाई ये तो बता चुका हूँ, जन्म से नागरिकता, माता पिता भारतीय तो बच्चे को जरूरत नहीं कुछ भी करने की, तो नेशनलिटी है। सवाल है डिसेंट वाला। डिसेंट वाला इसमें सवाल समझेंगे, दो कंडीशन है। एक समझना ध्यान से, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको कहीं ये चीज़ नहीं बताई गई होगी और नहीं पढ़ाई गई होगी, इसके ऊपर मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना है। इसलिए 26 जनवरी 1950, ठीक है, एक तारीख इसको लिखेंगे 26 जनवरी 1950, ठीक है। दूसरी तारीख हम लिखते हैं यहां पर 10 दिसंबर 1992, ठीक है। और तीसरी तारीख में लिखता हूं 3 दिसंबर 2004, ठीक है। यहाँ पर ये 3 डेट लिखी मैंने। अगर इसमें क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए किसी इंसान के माता पिता भारतीय हैं, बात समझना, कंडीशन समझो यहाँ पर, ये डिसेंट क्या होता है। किसी इंसान के माता पिता कौन है, भारतीय, इंडियन है। अब उसके जन्म के समय, उसका मतलब जो बच्चा जो पैदा होता है इसके बीच में, इन सालों के बीच में किसी का बच्चा पैदा होता है इन सालों के बीच में, पर वो बच्चा पैदा होता है भारत के बाहर, किसी भी कंट्री में हो सकता है, नाइजीरिया में, भूटान में, केन्या में, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कहीं भी, ठीक है। मतलब किसी इंसान के माता पिता की नेशनलिटी इंडियन है, पर उस बच्चे का जन्म होता है 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच, मतलब उससे पहले 9 तारीख पकड़ लेते हैं, 9 तारीख तक, 9 दिसंबर तक अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बाहर पैदा हो रहा है और माता पिता की दोनों की नेशनलिटी क्या इंडियन है, तो बच्चे को क्या करते थे, भारत की नागरिकता मिल जाती थी ऑटोमेटिकली, ठीक है। मतलब ये कौन बन गया बच्चा, इंडियन, ठीक है, इसको नेशनलिटी मिल गई इंडियन की, इंडियन बन गया। अब क्या हुआ, एक संशोधन हुआ 2004 का, तो 3 दिसंबर 2004 में क्या बोला गया, अगर बच्चे के माता पिता, अगर जैसे इसके बीच में क्या बात आई, बच्चे के जो माता पिता हैं अगर वो भारतीय हैं, इंडियन हैं, और बच्चे का जन्म विदेश में हो रहा है, बाहर हो रहा है इंडिया के, तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को अगर भारतीय रहना है तो बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर, मतलब जब तक बच्चा 1 साल से पहले 1 साल का ना हो जाए, आप एम्बेसी को इन्फॉर्म करेंगे और बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे इंडिया में। याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब भारतीय ऐसे नहीं ऑटोमेटिकली नहीं मिलती नेशनलिटी, पहले क्या था, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1952 से पहले तक, अगर इसका किसी बच्चे का जन्म इसके बीच में हो रहा है और विदेश में हो रहा है, फॉरेन कंट्री में हो रहा है जन्म, और माता पिता की नेशनलिटी इंडिया की है, ठीक है, तो बच्चा माँ बाप के आधार पर भारतीय हो गया ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करने की जरूरत है। बट फिर बाद में क्या हुआ कि अगर बच्चा 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर पैदा हो, पता था अमेंडमेंट हुआ 1992 में, वो यही था, इसके बाद पैदा होता है 3 दिसंबर 2004 तक, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद ये बोला गया कि अगर बच्चा बाहर पैदा होता है वो इंडियन तो है, पर उसके लिए उस बच्चे का 1 साल से पहले आप लोग भारत सरकार के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है, आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन कराइए, बच्चे को इन्फॉर्म कीजिए कैसे ऐसे क्या नाम है, बच्चे का जन्म यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर तो होता है उसका जन्म बाय डिसेंट, ऐसे उसको नागरिकता प्राप्त हो सकती है यहाँ पर। दूसरी कंडीशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। भाई अगर कोई इंसान है, अपने आप को भारत के अंदर आना है, रजिस्टर्ड कराना है, जब संविधान की शुरुआत में भारतीय बनना है, जैसे मान लो कोई अमेरिकन ही है, ऑस्ट्रेलियन है या पाकिस्तानी है, ठीक है, या बांग्लादेशी की बात कर लेते हैं हम अभी, ठीक है, तो उसको पहले क्या था, 180 डेज भारत में रहता, 180 दिन मतलब 6 महीने, 6 महीने रहने के बाद वो भारत में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता था। पहले ये था स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, ऐसा कब था, संविधान की शुरुआत में, ठीक है। अब सवाल आता, अब ऐसा नहीं है, अब भारत सरकार कहती है कोई भी इंसान इसको भारतीय बनना है, नेशनलिटी चाहिए, नागरिकता चाहिए, तो यहाँ पर आपको कम से कम 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब 180 दिन 6 महीने नहीं, अब 7 साल हो गए, 7 साल तक इंडिया में रहोगे भारत सरकार के अधीन, उसके बाद आप नेशनलिटी में आपका आचरण व्यवहार देखा जाएगा, फिर आपको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन नेचुरलाइजेशन, ठीक है, राजतंत्र की बात करते हैं यहाँ पर। उसमें क्या था, इसमें यह है, जैसे मतलब एनआरसी का मुद्दा आया था, तो बोला था हम एनआरसी के आधार पे जो लोगों को ले रहे हैं इंडिया के अंदर 3 कंट्री से, वो नेचुरलाइजेशन के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है किसी इंसान का अगर दूसरी कंट्री में शोषण हो रहा है,
ठीक है, किसी इंसान का शोषण हो रहा है, किसी कंट्री में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, और उस इंसान को हम अपनी कंट्री में जगह देते हैं, उस इंसान को अपनी कंट्री में हमने जगह दी, ठीक है, जब जगह दी पर वो नेशनलिटी इंडिया का नहीं है वो, ठीक है, उसको हम रिफ्यूजी नहीं बोलेंगे, उसको हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। मतलब उस बंदे ने, जो बंदा इंडिया की नेशनलिटी दे रहा है, उसने अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता को त्यागा, ठीक है, और हमारे देश में आके रहना स्टार्ट कर दिया, और रह के इसके बाद वो इलीगल अभी रह रहा है, पर हमारे नए लोगों के हिसाब से क्या होता है, वो इलीगल नहीं होगा, इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा, उसको अब भारत की नेशनलिटी दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे अमित शाह जी ने बोला था 5 अगस्त 2019 को एनआरसी का बिल का जो मुद्दा उठा था वो यही था, पूरा इसके ऊपर ही था पूरा। आगे वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। एक होता है नागरिकता और कैसे मिल सकती है आपको, इन कॉपरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कोई सीमा, जैसे मान लो हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, ठीक है, ये वाला बांग्लादेश। अब क्या हुआ, एक संशोधन अमेंडमेंट हुआ कि यहाँ पर हमारे पास पश्चिम बंगाल की सीमा परिवर्तन करा गया, सीमा बाउंड्री चेंज करी गई यहाँ पर, ये वाली। अब बाउंड्री चेंज करते देखिए ध्यान से, ये बांग्लादेश की ज़मीन थी, बांग्लादेश की कुछ ज़मीन भारत में आ गई, अब भारत की कुछ ज़मीन बांग्लादेश चली गई। 100 एकड़ ज़मीन, मतलब कुछ एकड़ों का मतलब हिसाब था इसके अंदर। मतलब जब बांग्लादेश की कुछ ज़मीन भारत के राज्य क्षेत्र में आ गई, और जो उस ज़मीन पे जो लोग रहते थे वो तो भारतीय हो गए ना ऑटोमेटिकली, और इंडिया की कुछ ज़मीन बांग्लादेश चली गई, बस पश्चिम बंगाल वाली, ठीक है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली बंगाली हो गए, बांग्लादेशी हो गए, सॉरी बांग्लादेशी हो गए वो लोग, ठीक है। तो क्या अगर ऐसी कोई सीमा परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो उनकी नागरिकता अपने आप चेंज हो जाती है बिना कुछ किए हुए, ठीक है। उस क्षेत्र में जो रहता है वो इंडिया का हो गया, उस क्षेत्र में जो रहता है वो बांग्लादेश का हो गया। इतनी बात क्लियर है। अगर सीमा ऐसे परिवर्तन होती है, बाउंड्री चेंज होती है, तो ऐसे भी नेशनलिटी मिल जाती है। तो नागरिकता पाने के 5 तरीके, पहला है जन्म से, डिसेंट मैंने बात कर लिया, रजिस्ट्रेशन बता दिया, नेशनलाइजेशन बता दिया, और इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी बता दिया। भाई नागरिकता मिल तो गई, नागरिकता रद्द कैसे हो सकती है आपकी, देखेंगे बाय बाय रेनाउंसिएशन, मतलब अगर आप अपनी नागरिकता स्वयं से त्यागे, अगर आप अपनी नागरिकता भारत की या किसी भी कंट्री की अपनी मर्जी त्यागे, बोला मुझे इस देश में रहना ही नहीं है, मुझे किसी और कंट्री की नेशनलिटी मिल रही है, तो आपने अगर खुद मना कर दिया मुझे रहना नहीं है, तो आपकी नेशनलिटी खत्म हो जाएगी भारत से, ठीक है। टर्मिनेशन, आपकी नेशनलिटी भारत सरकार भी रद्द कर सकती है। भारत सरकार रद्द कैसे कर सकती है, आपने विदेश में जाके विदेशी महिला से शादी की, आप वहां जाके सेटल हो गए, या आप 7 साल तक, ठीक है, आप 7 साल तक लगातार बाहर रह रहे हो बिना सरकार को इन्फॉर्म किए हुए, और आप शादी करके सेटल हो चुके हैं वहां पर, और इंडिया नहीं आए, तो आपकी ऑटोमेटिकली भारत सरकार नागरिकता रद्द कर देगी, नेशनलिटी को कैंसिल कर देगी। अगर इंडिया 7 साल तक लगातार रहे, अगर ऐसा है, अगर 7 साल तक वीज़ा मिला है आपको, आप 6.5 साल रहिए, 6 महीने इंडिया आ जाओ, 6 महीने का फिर चले जाओ वापस, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, पर लगातार 7 साल नहीं रह सकते किसी भी कंट्री में, ठीक है। दूसरा है डिप्रेशन, ठीक है, दूसरा डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब होता है अगर आपने भारत से फ्रॉड करा है, नेशनलिटी कैंसिल हो सकती है, लाइक विजय माल्या, ठीक है, लाइक नीरव मोदी, ठीक है। यहाँ पर अगर भारत से बहुत बड़ा घोटाला करके भागे हो यहाँ पर, तो आपकी भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, पार्लियामेंट के ऊपर, कि आपकी नेशनलिटी कैंसिल करे या ना करे, ठीक है। तो फ्रॉड करोगे नेशनलिटी कैंसिल हो जाएगी। डिसलॉयल्टी, मतलब आप देश के साथ वफादार नहीं हो, जैसे आप अगर देश के अंदर, देश के जो आर्मी के हथियार होते हैं, हथियारों का इलीगल तरीके से स्मगलिंग कर रहे हो, या दूसरे देश को आप देश की आर्मी की, हमारी फौज की खुफिया जानकारी दे रहे हो, ठीक है, उसलिए आपका कोर्ट मार्शल करके आपकी नेशनलिटी कैंसिल कर दी जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, एक मूवी थी सोल्जर, सोल्जर में जो बॉबी देओल था, ठीक है, बॉबी देओल के जो पिता थे वो आर्मी में थे, ठीक है, उनको फंसाया गया था, बाद में क्या था, उनको कोर्ट मार्शल कर रहा, उनकी डेथ हो गई थी उसके अंदर, मतलब उनको मार दिया गया, और बताया गया वो गद्दार थे, उनकी माँ के माथे पे मतलब लिखा गया गद्दार की पत्नी, और उसके बाद कंडीशन यही, उनकी नेशनलिटी कैंसिल हो गई। जब नेशनलिटी कैंसिल हो जाएगी इंडिया से, तो वो कहाँ जाएंगे, वो मंदिर में बैठे रहते थे हमेशा, ठीक है, और नेशनलिटी कैंसिल होने के बाद वो भारत में वीजे पे रह रहे थे, वो लोग वीजे पे रह रहे थे भारत के अंदर, ठीक है। तो मतलब ऐसे भी अगर फौज से या देश से गद्दारी कोई करेगा, तो उसको डिसलॉयल्टी के आधार पर उसकी नागरिकता को कैंसिल कर सकती है भारत सरकार यहाँ पर, ठीक है। और ये बता चुका हूँ, कोई इंसान 7 साल तक लगातार भारत के बाहर रहेगा, उसकी नेशनलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने वीडियो देखा उसको शेयर की, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप लोग PDF मिल सके, ठीक है। मेरा लिंक है टेलीग्राम का, t.me Dr_Zishan_sir, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, दिस चैनल, ठीक है। और आपको और अपडेट मिलेंगे इसके लिए। और आगे आपका जो भी टॉपिक हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आपका वही वीडियो बनेगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय, सी यू।